हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। हम लोग बात करते हैं आज मेंस राइटिंग का। मेंस राइटिंग कैसे बेहतर लिखी जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है अपनी परीक्षाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना है, आगामी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या बिहार पीसीएस हो, जिन छात्रों ने यदि इसका फॉर्म भर रखा है, इसकी प्रीलिम्स की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे से कराई जाएगी। और यहाँ तक कि रेगुलर जो है बेस पर मेंस की भी तैयारी जो है आपको यहाँ मिलेगी। मेंस राइटिंग कैसे लिखना है, उसका स्किल किस तरह से डेवलप करना है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक क्वेश्चन ध्यान देना है। यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के राजनीतिक मूल्यांकन से आप किस रूप में करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको उग्रवादी विचारधारा की बात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे उसमें उग्रवादी समूह के लोग कहाँ कहाँ से किस तरह से नेतृत्व किए, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इस पर हमें ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके विचारधारा का राजनीतिक मूल्यांकन करना है। जब भी आपको राजनीतिक मूल्यांकन करना होगा किसी भी परीक्षा में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाना है और नकारात्मक प्रभाव भी दिखाना है। ये चीज़ जो है आपके मूल्यांकन में होगी। और किस रूप में करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उग्रवादी विचारधारा के लोग भारत में कहाँ कहाँ पर थे। ये देखिए, ये भारत का मैप है। पहले हमको आयोग से ये समझा देना है कि भारत में उग्रवादी विचारधारा के लोग जो है, जैसे आपका पंजाब में लाला लाजपत राय, मुख्य कार्यक्षेत्र यहाँ, जिन्होंने पंजाब केसरी के रूप में आंदोलन भी चलाया और कुछ पत्रिकाएं भी चलाई। ठीक है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि इन्हें लाठी चार्ज किया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है सैंडर्स द्वारा जब लाठी चार्ज करवाया जाता है, क्योंकि ये लोग उग्रवादी विचारधारा के थे। अब बात करते हैं बंगाल में, यह बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष घोष जो है, और इनकी पत्रिका वंदे मातरम, जिन्होंने उग्रवादी विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। बंगाल से एक हो गए, पंजाब से हो गए। वहीं बम्बई से यदि देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, इनका कार्यक्षेत्र यदि देखा जाए तो ये केसरी और मराठा नामक पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया था और कार्यक्षेत्र वही पूरा मुंबई। लेकिन इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लाल बाल पाल। याद रखना है कि इसका मतलब इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा, तो बनेगा लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों के पहले बारे में हमको एक मैप पे समझा देनी है। फिर इसके बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि ये किस तरह से आंदोलन हुआ। तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा की राजनीति का मूल्यांकन मुख्य रूप से एक ऐसे क्रांतिकारी मोड़ के रूप में किया जा सकता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम को सीमित और उच्च वर्गीय आंदोलन से निकाल करके एक जन आंदोलन में बदल दिया। दरअसल एक उच्च वर्गीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें उच्च वर्गीय, जैसे आपने 1857 की क्रांति देखा, तो उसमें निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों ने भाग नहीं लिया था। या तो सैनिकों ने भाग लिया था या तो राजवाड़ों ने लिया, जैसे वो झांसी की रानी रही हों या कुंवर सिंह रहे हों, ठीक है, नाना साहब रहे हों, मतलब या दिल्ली से खुद बहादुर शाह जफर रहे हों। तो ये लोग उच्च वर्ग में, इसका मतलब है कि ये उच्च वर्ग से यदि आंदोलन को नीचे लाया गया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, उग्रवादी लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आंदोलन से निकाल करके बदल दिया। जहाँ उदारवादी याचिका और प्रार्थना की नीति पर चल रहे थे, वहीं उग्रवादी विचारधारा ने आत्मनिर्भरता और स्वराज का मुख्य लक्ष्य रखा। इसका मतलब है कि इस तरह से विचारधारा किस तरह से बदलती है। जिन लोगों ने केवल याचिका और प्रार्थना कर रहे थे, मतलब शांति से ये काम कर रहे थे, और यहाँ तक कि आप देखेंगे ना कि जो आंदोलनकारी थे, जैसे यदि हम लोग उदारवादी में आए तो उदारवादी लोग उच्च से आते हैं, और दूसरी बातें हैं कि उदारवादी लोग जो थे वो लोग जो है, निम्न वर्ग इस आंदोलन में नहीं था। निम्न वर्ग कब हुआ, जब स्वराज मुख्य लक्षण रखा गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उग्रवादी राजनीतिक मुख्यतः लाल बाल पाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के मूल्यांकन निम्नलिखित में से सकारात्मक एवं नकारात्मक
दोनों पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। इसमें हम लोगों को ये समझना है कि जैसे वो मूल्यांकन पूछा था जो है उग्रवादी समुदाय का, तो सकारात्मक योगदान क्या था? स्वराज का स्पष्ट लक्ष्य, उदारवादियों और निवेशिक स्वशासन के विपरीत जो है तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर आंदोलन का लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। तो इससे ये मालूम होता है कि ये सकारात्मक एक प्रभाव हमको मिला। आंदोलन में जनतांत्रिकीकरण, इन्होंने धार्मिक उत्सव जैसे जो है तिलक द्वारा शुरू किए गए जैसे गणपति, शिवाजी उत्सव और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग करके आम जनता और किसानों, युवाओं को आंदोलन से जोड़ दिया। मतलब यहाँ पर उग्रवादी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने इस तरह का उत्सव भी मनवाया। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतीक को करके आम जनता को जो है आंदोलन से जोड़ा। नया राजनीतिकरण हथियार, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वदेशी, इसका मतलब है कि ये क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का स्वदेशी बहिष्कार, जैसे व्यापारिक हथियार दिए जाने, ब्रिटिश सामानों, स्कूलों, न्यायालय आदि बहिष्कार करके ब्रिटिश आर्थिक हितों पर सीधा चोट पहुंचा दिया गया। ये भी एक जो है सकारात्मक पक्ष रहा। फिर इससे क्या हुआ कि आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना डेवलप हुई। उग्रवादियों ने भारतीयों के मन में से अंग्रेजों की श्रेष्ठता के श्रम को तोड़ा और उन्होंने अतीत को याद दिलाकर युवाओं को आत्मत्याग और साहस की भावना प्रदर्शित कर दी। ये था हमारा सकारात्मक पक्ष। अब इसके होने से नकारात्मक पक्ष क्या थे? अब हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो आपको जब भी कोई भी चीज़ें मूल्यांकन करने के लिए आए तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शब्द को जो है अच्छे से व्यवस्थित करके प्लस एक मैप बना करके साधारण तरीके से समझाएंगे तो आयोग बेहतर अंक आपको देगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सांप्रदायिकता के को अनजाने में बढ़ावा। अब यहाँ पर जन एकीकरण के लिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों, उत्सवों जैसे गंगा स्नान जैसे रीति रिवाज उन्होंने अत्यधिक प्रयोग ने अल्प विशेषकर मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया। जब हम हिंदू रीति रिवाज को आगे बढ़ा रहे थे तो खुद मुस्लिम इस आंदोलन से धीरे धीरे जो है बाहर होने लगे और ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति चलाने का मौका मिल गया। इसके अलावा संगठनात्मक कमजोरी, कांग्रेस का विभाजन, जैसे उग्रवादी और उदारवादी अपनी राजनीति में तालमेल नहीं बिठा सके, जिसके कारण 1907 में सूरत में जो है उग्रवादी और उदारवादी का विभाजन हो गया। तो इससे मालूम होता है जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वहां पर ये दोनों बट गए। बटने का मतलब था कि दोनों का लक्ष्य तो स्वतंत्रता था, लेकिन एक का शांतिपूर्ण तरीके से था और एक का था कि नहीं हम उग्रवादी तरीके से भी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में विभाजन हो गया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया। अब आते हैं निष्कर्ष। इसका मतलब है कि ये आपका क्या था? नकारात्मक प्रभाव था। इससे पहले क्या था? सकारात्मक प्रभाव था। अब बात करते हैं निष्कर्ष। उग्रवादी विचारधारा की राजनीति ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा, गतिशीलता, आक्रामकता प्रदान की। हालांकि सामाजिक समन्वय और संगठित स्तर पर इसकी कुछ सीमाएं थी, लेकिन इन्होंने जो स्वदेशी स्वराज और जन भागीदारी की जमीन तैयार की उसी मजबूत नींव के आगे चलकर महात्मा गांधी एक सफल और व्यापक राष्ट्रवादी जन आंदोलन खड़ा कर दिया। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी को कहीं न कहीं एक बहुत बड़े जन आंदोलन को खड़ा करने का जो भी जो है मौका मिला वो किससे मिला? इन्हीं उग्रवादी विचारधाराओं से। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष हो गया। तो हम ऐसे जो है क्वेश्चन 200 शब्दों में बहुत अच्छे से साधारण तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि समझा सकते हैं आयोग को, जिससे अच्छा अंक मिल सके। तो आज इतना ही। याद रखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।